डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी को पता भी होगा कि जीपीएससी ने अपना जो एनुअल कैलेंडर होता है एग्ज़ाम का वो रिलीज कर दिया है फॉर द ईयर ऑफ 2022। अब इस कैलेंडर को देख के कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग खुश भी हैं। वो सारे लोग दुखी हैं जिनको लगता है कि यार थोड़ी ज़्यादा सीटें होती तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता था, और वो सारे लोग खुश हैं कि बस वैकेंसी आ गई, हम प्रिपरेशन करेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। अब खुश होने या दुखी होने का एक और पैरामीटर होता है, नहीं? अगर दुखी होना है तो अपने से ऊपर वाले को देखिए, अगर खुश होना है तो अपने से नीचे वाले को देखिए। तो जिन भी कैंडिडेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को सिविल से कंपैरिजन करके लगता है कि उनकी सीटें कम हैं, वो थोड़ा इलेक्ट्रिकल वालों को भी देख लें। एक बच्चे का मैसेज आया इलेक्ट्रिकल का रात में कि सर हमारे लिए तो वैकेंसी ही नहीं है, मैकेनिकल के लिए तो फिर भी जो भी वैकेंसी है 25 तो आपकी एमबीआई की है, 7 वैकेंसी आपकी एआरटीओ की है, बट हमारे लिए मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए तो वैकेंसी ही नहीं है। वहीं पे सिविल की भर भर के वैकेंसी है, तो सिविल की आती रहेगी क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट ही ऐसा है। और जो दुख है ना आपको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कम वैकेंसी आई है, तो मैं कहूँगा घबराइए मत। बीच में ऐसा नहीं कि कैलेंडर एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, इसके अलावा बीच में कोई वैकेंसी नहीं आती है। जैसे आपने देखा कि अभी जो आपकी जीडब्ल्यूएसएसबी की 100 मैकेनिकल की वैकेंसी है, फिर जेएमबी की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी पहले कैलेंडर में एडवर्टाइज नहीं थी, बाद में वो वैकेंसी आ गई। तो ऐसा नहीं कि मैकेनिकल की वैकेंसी आएगी नहीं या फिर इलेक्ट्रिकल वालों की नहीं आएगी, ऐसे चांसेज है कि बीच में वैकेंसी आपकी ऐड कर दिया जाएगा। मैं श्योरिटी से तो नहीं कहता हूँ, बट कुछ लोग कह रहे थे कि मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी और सिविल की वैकेंसी और आएंगी, एई की भी आएंगी। जो कई सारे डिपार्टमेंट हैं आपके, चाहे वो नर्मदा हुआ, चाहे जेडब्ल्यूएसएसबी हुआ, चाहे आपके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुए उनमें, बट आएगी वैकेंसी। तो आप टेंशन मत लेंगे, बस इतना ही रह जाएगी, बीच में वैकेंसी ऐड होंगी आपके लिए, मैकेनिकल के लिए भी और इलेक्ट्रिकल के लिए भी। खैर सुख दुख चलता रहेगा। हम बात करने वाले हैं आज हमारे वैकेंसी जीपीएससी एआरटीओ एंड जीपीएससी एएमबीआई। हालांकि एएमबीआई का मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि एएमबीआई की वैकेंसी आएगी। मुझे ऐसा लग रहा था, और जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जिससे मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि एमबीआई की आएगी। वो बताए थे कि 2025 के आसपास आएगी, बट वो एमबीआई की नहीं होगी, एमबीआई की होगी। खैर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है या फिर यही आने वाली थी, पता नहीं था। बट एआरटीओ का तो श्योर था कि एआरटीओ की आने वाली है, क्योंकि बीच में गैप हुआ। हालांकि एआरटीओ का कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा था। 2015-16 में भी वैकेंसी आई थी, 2016-17 में भी वैकेंसी आई थी, 2018-19 में भी वैकेंसी आई थी, और हर बार इतना ही वैकेंसी आती है एआरटीओ की। 2018-19 में तो 3 वैकेंसी थी, जिसमें 2 ही जनरल की पोस्ट थी, एक एसटी की पोस्ट थी। इस बार का भी मैं श्योर नहीं कह सकता कि ये जो पोस्ट आ रही है आपके साथ, इसमें कैटेगरी कितना होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से 4 सीट तो एटलीस्ट, कम से कम 4 सीट जनरल की होगी। इसके बाद 1 सीट ओबीसी की हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे 1 सीट एसटी को जा सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जनरल की 5 हो जाए और ओबीसी की 1 रहे और 1 एसटी को चला जाए। ये हो सकता है अगर एससी वाली सीट कटती है। एससी को जनरली 10 के बाद वाली सीट मिलती है, ठीक है। तो ये रेशियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि रोस्टर कहाँ पे रुकता है उसके ऊपर से रोस्टर बनना स्टार्ट होता है कि लास्ट टाइम किसको कितना मिला था, उसके ऊपर से रोस्टर बनेगा। तो वैकेंसी किसी में भी जा सकती है, ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है कि कितना किसकी हो सकती है। खैर वैकेंसी कम ही आती है, इस कम वैकेंसी में ही आपको अपना जॉब सिक्योर करना होता है, और पढ़ोगे तो हो भी जाएगा। और ये मान के चलो कि ये जो ईयर था ना आपका 20 वाला, इसमें मैक्सिमम आरटीओ की वैकेंसी आई थी। इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं फ्यूचर में कभी आने वाली है, और नहीं पास्ट में कभी आई है। जो 93 वैकेंसी थी आपकी एमबीआई की, 57 वैकेंसी थी आपकी एमबीआई की, इससे ज़्यादा वैकेंसी गुजरात के हिस्ट्री में नहीं आई थी आरटीओ की। तो आप उतना की उम्मीद करके मत चलो कि उतना आएगी तब जाके प्रिपरेशन करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। बट एआरटीओ की वैकेंसी आई है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। भैया आपके नाम से पूरा सेंटर होता है, हालांकि ये होता है प्रादेशिक वाहन व्यवहार अधिकारी, बट ठीक है, आप असिस्टेंट होते हो उसके। जब आपका सिलेक्शन होता है, कुछ टाइम आपके ट्रेनिंग पीरियड इन सच की, आपको तुरंत नहीं अधिकारी बनाया जाता है। बट जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, वहाँ पे जो ऑफिस का हेड होता है वो एआरटीओ को भी बना दिया जाता है। मतलब इन शॉर्ट आप मान के चलो कि आपके अंडर में, मतलब 1-2 साल बाद जब आप थोड़ा सा सीनियर हो जाओगे, जब आपको इंचार्ज बनाया जाएगा ऑफिस का, मतलब आरटीओ एआरटीओ ऑफिस का इंचार्ज बनाया जाएगा,
उस टाइम पे आपके अंडर 10 से 15 कह सकते हो MBI वर्क कर रहे होंगे और कम से कम 15 से 20 आपका AMBI वर्क कर रहे होंगे। ये डिपेंड करता है कि ऑफिस की स्ट्रेंथ कितनी है, वहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन कितना हो सकता है। अलग अलग ऑफिस की स्ट्रेंथ वेरी करती रहती है, मगर ये मान के चलो। एक और मोटिवेटिंग फैक्टर है ARTO के प्रिपरेशन के लिए कि आपको एक सेपरेट ऑफिस दिया जाता है, फर्स्ट क्लास AC OC लगा हुआ, सामने एक प्यून बैठा रहेगा। कोई आएगा मिलने से तो पहले प्यून आपसे परमिशन लेगा कि सर फला आदमी आया है मिलने के लिए, अंदर भेजें ना भेजें, आप जब कहोगे तब उसको अंदर बुलाया जाएगा। प्रॉपर अंदर सोफा वोफा टेबल वोबल सब कुछ लगा रहता है, बढ़िया, मतलब आपको अधिकारी वाला फील आएगा। अब आप कहोगे कि MBI में ऐसा नहीं आता है। MBI को जनरली ओपन केबिन मिलती है, क्लोज केबिन नहीं मिलती है, मतलब एक हॉल जैसे रहता है मैक्सिमम जगह पे, जहाँ पे ढेर सारे MBI AMBI बाकी दूसरे जो उनके कोवर्कर्स होते हैं वो बैठते हैं। यहाँ पे आपको व्हीकल भी मिलती है जो कि MBI और AMBI में नहीं मिलती है। वहाँ पे केवल ड्यूटी पर्पज़ के लिए मिलती है कि मान लीजिए आपको स्क्वाड में लगा दिया तो व्हीकल मिल जाएगी, स्क्वाड के लिए रहती है, या कहीं पे ड्यूटी भेज दिया तो वहाँ पे मिलती है। बट यहाँ पे आपको आने जाने के लिए भी व्हीकल मिलती है। तो ये सारे मोटिवेटिंग फैक्टर हैं आपको ARTO की प्रिपरेशन करने के लिए। बट डेफिनेटली वो सारे कैंडिडेट भी करेंगे जो इस बार MBI में सेलेक्ट हुए। सारे को तो नहीं कह सकता हूँ, बट कुछ जरूर करेंगे जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, तो कंपटीशन का लेवल भी वैसा ही रहता है। और हाँ, AMBI का जो है मैं कहूँगा कि कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, या तो वो MBI में सेलेक्ट हो गए होंगे इस बार, या तो AMBI में सेलेक्ट हो गए होंगे। जो 4 मार्क्स से रह गए थे वही compete करेंगे, कुछ नए बच्चे आएंगे जो compete करेंगे। तो और अभी आपकी जो AE की वैकेंसी है वो भी 100 वैकेंसी है आपकी GWSSB, उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट चले जाएंगे। तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि हर बार से कंपटीशन कम रहने वाला है, बट ऐसा नहीं है कट ऑफ कम चला जाएगा। लोग पढ़ लेते हैं सारा कुछ, तो आपको सब कुछ पढ़ के रखना है। ये सब कैलकुलेशन तो बस इसलिए है ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट होके लग पाओ। अब ऐसा नहीं कि सारे सेलेक्ट हो गए हैं जो अच्छे हैं, अब हम ही बचे हैं, हम ही अकेले एग्ज़ाम देंगे और अकेले दौड़ेंगे और फर्स्ट आएंगे, ऐसा वाली चीज़ नहीं है। काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं। मैं AMBI की बात कर रहा था। तो ARTO और AMBI इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कशन कर लिया। आगे वीडियो में हम इन दोनों की क्राइटेरिया देखेंगे। पहले ARTO शुरू करेंगे, बाद में MBI में जाएंगे। सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न देखेंगे और बुक्स देखेंगे। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे इसके बारे में, एकदम से रात में कह रहे थे अभी वीडियो बना दो आप, बस हम तो आज से ही पढ़ने बैठने वाले हैं। मैंने कहा भाई सुबह हो जाने दो, सुबह से पढ़ लेना, थोड़ा सो लो अच्छे से। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है और वीडियो को लाइक करते रहना चाहिए, ताकि हमें भी भ्रम रहे कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्राइटेरिया की। यहाँ पे मेंशन्ड है, काफ़ी सारे लोग रात में डाउट में थे कि जो ये मेंशन्ड है बेसिकली ऐसे मेंशन्ड था ना, अब ये गुजराती में थोड़ा गलत पढ़ दूँ तो माफ़ करना, मददनीस प्रादेशिक वाहन व्यवहार अधिकारी, ठीक है, मतलब मदद करने वाला, आई थिंक सो इसकी मीनिंग होती होगी। मददनीस मतलब मदद करने वाला, सहायक, या फिर उसके इंग्लिश में कहते हैं असिस्टेंट। मतलब इसी का गूगल ट्रांसलेशन है। अगर ये आप कॉपी पेस्ट करोगे ना, ये वाला पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे गूगल में, तो ट्रांसलेट करके आपको यही वाली चीज़ दिखा देगा जो आपके कैलेंडर में मेंशन्ड है। तो ये कंफ्यूज मत रहिए कि यहाँ पे क्लास 2 मेंशन किया गया है तो ये MBI की वैकेंसी है। क्लास 2 वैकेंसी है पर ये ARTO की है। मतलब एक होता है ना, सुपर क्लास 2 में चले जाते हैं, जैसे क्लास 3 में भी कई कैटेगरी होती है, मतलब थोड़ी सी अच्छी जॉब मानी जाती है क्लास 2 में। इसके बाद सीधा आप RTO बनाओगे प्रमोशन होने के बाद। मतलब ये मान के चलो कि एक MBI को ARTO बनने में एटलीस्ट 8 to 9 ईयर लगता है, अगर प्रॉपर ढंग से उसने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, सीट वैकेंट है तो। और वो भी सारे लोग नहीं बन पाते हैं, सभी लोग जितने MBI बने हैं सारे ARTO नहीं बन पाएंगे, ठीक है। और एक AMBI को तो समझ लो रिटायरमेंट तक पहुंच जाएगा यहाँ तक जाते जाते। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बहुत अच्छा मौका है। सब पढ़ डालिए, दिन रात पढ़ डालिए, कुछ ही महीनों की बात है, अगर सब कुछ पढ़ लेते हैं, सिलेक्शन होता है तो लाइफ टाइम बल्ले बल्ले। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सुन के कुछ लोग निराश होंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम टाइम जब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उनको लग रहा था कि मार्क्स की कोई वैल्यू होती ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैं कहते हुए सुना है कि भैया टॉपर होना अलग बात है, ज़िंदगी में सफल होना अलग बात है।
तो एक्सक्यूज़ निकालते थे, मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो कहते थे मार्क्स ज़्यादा लाने वाले थोड़े होशियार होते हैं, कम मार्क्स वाले भी होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्राइटेरिया है, 65% होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या 65 से थोड़ा सा कम रहेगा तो चल जाएगा? नहीं, थोड़ा सा का मतलब चुन्नू सा भी कम रहेगा तो नहीं चलेगा, मतलब 59.99 रहेगा तो भी नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली 65 होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, वो रूल है, रिक्रूटमेंट रूल है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि क्या ये रिक्रूटमेंट रूल अब नए सिरे से बनेगा, तो इस बात की पॉसिबिलिटी मतलब मेरे हिसाब से ना के बराबर है कि नए सिरे से रिक्रूटमेंट रूल बनाया जाएगा जिसमें परसेंटेज चेंज रहेगा। तो ये उम्मीद लेके ना चलें। अब आपको चलना है तो आप चल सकते हैं, मैं तो मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। लाइट मोटर व्हीकल LMB लाइसेंस होना चाहिए अपॉइंटमेंट के टाइम पे, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, जब सिलेक्शन होगा तब भी आप करवा सकते हो, ठीक है। पहले से वैसे रख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, RTO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन है, जैसे आपके MBI में मेंशन है, एज इट इज़ यहाँ पे भी मेंशन होता है इसके एडवर्टीजमेंट में, तो वही सारी चीज़ें रहेंगी, वही सारी चीज़ें चेक होती है। हमने डिटेल में बात किया है किस तरीके से MBI का मेडिकल होता है, तो उसकी वीडियो आप देख पाओगे। नेक्स्ट है जो कैंडिडेट है उसके पास गुजराती और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। ये सब एज पर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है नहीं, सबको आता है बेसिक चीज़ें, और आपकी एज 35 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है आपके परसेंटेज की, कि आपका डिग्री का परसेंटेज 65 है या नहीं है। GT वाले जो कैंडिडेट हैं वो कहेंगे कि हमारा तो SPI है, तो जो टोटल आपका ईयर का है ना, पूरे मतलब 4 साल का मिला के जो आपका CGP या जो भी आता है उसमें से 0.5 माइनस कर देना, 100 का मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका परसेंटेज बन जाएगा। और शायद आपके मार्कशीट के पीछे दिया गया होगा, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो अपने आपके मार्कशीट के पीछे देख लेना कौन सा फॉर्मूला है, तो कन्वर्ट करके आपका 65% आना चाहिए। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न अभी मैं पिछली बार का बता रहा हूँ ना, पिछली बार के हिसाब से एग्जाम पैटर्न क्या था। तो पिछली बार के हिसाब से देखें तो GK GS वाला जो पेपर होता है, मतलब जनरल स्टडी का जो पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें सब कुछ आ जाता है, आपका करंट अफेयर, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका FT मतलब रीजनिंग, सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो उसमें। ये 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद 200 मार्क्स का आपका टेक्निकल का था, पेपर अलग हुआ करता था इससे पहले, मतलब मैकेनिकल का अलग और आपका ऑटोमोबाइल का अलग। बट इस बार चांसेस हैं कि पेपर एक हो, क्योंकि AMBI और MBI में भी इससे पहले अलग पेपर हुआ करता था। 2020 वाला एडवर्टीजमेंट दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब ऑटोमोबाइल मैकेनिकल को। मुझे लगता है इस बार यहाँ पे भी ऑटोमोबाइल मैकेनिकल को मर्ज कर देंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग में प्रॉब्लम होता है, बच्चों के ग्रीवेंसेस रहते हैं, फिर फाइट होती है, इसलिए पेपर मर्ज होने के चांसेज हैं। एक चांस और है मॉडिफिकेशन का, और ये बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत हाई चांस है कि मॉडिफिकेशन होगा। ये वाला पेपर तो एज चीज़ रहने वाला है, बट ये जो टेक्निकल का पेपर है मुझे ऐसा लगता है, और जैसा कि आपके पिछले MBI में किया गया था, इसको 125 मार्क का टेक्निकल कर दिया जाएगा और 75 मार्क्स का एक्ट एंड रूल्स कर दिया जाएगा। आपको पता है मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स की बात हम कर रहे हैं। ये चांसेज हैं, ये जब फाइनल आपका एडवर्टीजमेंट आएगा तभी पता चलेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा वो करेंगे। अभी के लिए आप टेक्निकल पे फोकस करो। मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता हो क्या मालूम एक्ट ने रूल ऐड करें या नहीं करें, तो आप टेक्निकल पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल चाहे 120 मार्क्स का हो, 125 मार्क्स का हो, चाहे 200 मार्क्स का हो, पूछा जाना तो वही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू का वेटेज भी ज़्यादा है, 100 मार्क्स का यहाँ पे इंटरव्यू होता है, और ये पूरा प्रोसेस है आपके मेरिट बनाने का। तो पिछली बार का मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जो 3 वैकेंसी थी उसमें जो 2 जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था उसका जो टोटल मार्क्स था, टोटल वेटेज था 56.05, जिसमें उसको मिला था 28.55 मिला था उसको रिटेन में, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ 171 मार्क्स के अराउंड। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया गया है। इसमें इंटरव्यू वाला जो वेटेज है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटरव्यू में उसको मिला था 27.5, मतलब कुछ 55 मार्क्स के आसपास, ठीक है। तो ये लास्ट कैंडिडेट था, सेलेक्ट था। जो टॉपर था उसका कुछ इससे ज़्यादा मार्क्स थे, उसको कुछ मिले थे, आप कह सकते हो 60 मार्क्स इंटरव्यू में मिले थे, 186 मार्क्स आपको उसमें मिले थे रिटन एग्जाम में।
बट बहुत ज़्यादा नहीं थे। 300 में ये सारे मार्क्स कितने हैं, ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है ये आउट ऑफ 300 है, ये आउट ऑफ 100 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। बट आपको ये भी नहीं सोच के चलना है कि पहले जैसा ही होगा। हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता है। वैसे तो मैं क्या कहूँ, यहाँ पे तो जो AMBI है उसके पेपर का लेवल बहुत अच्छा बना देते हैं MBI कंपेरिजन में, और ये लास्ट 2 टाइम्स ऐसा हो रहा था। 2019 में भी ऐसा हुआ, 2022 में जो 21 में जो पेपर हुआ है उसमें भी ऐसा ही हुआ। सीधे ESC के क्वेश्चन उठा के डाल दिए थे, और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो कि एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले सही थे, A B C इस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब ES के क्वेश्चन थे। हाँ, यहाँ पे इन जनरल पेपर अच्छा होता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार का भी पेपर यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, आपके फंडामेंटल भी क्लियर होने चाहिए। एकदम से देख के वो खुरमी वाले सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि आप देख के ऐसे टिक मार्क करके आगे बढ़ गए। हाँ, गेट ES आपने किया है तो हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आए कि आप टिक मार्क करके आगे निकल जाओ। तो ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। जो चेंजेज पॉसिबल हैं वो भी मैंने बता दिया। अब ये जो स्टडी वाला है ये मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा, ये एज इट इज़ रहने वाला है। गुजराती लैंग्वेज में होता है, कुछ लोग पूछेंगे गुजराती में इंग्लिश में होता है, तो ये गुजराती लैंग्वेज में होता है। ये जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। ये पूरा एक्ट एंड रूल भी आ जाएगा तो भी ये इंग्लिश में होगा। तो टेक्निकल, एक्ट एंड रूल इंग्लिश में होगा। इंटरव्यू आप गुजराती, इंग्लिश, हिंदी मिक्स सब कुछ करके दे सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है सिलेबस का है कि सिलेबस में क्या पूछा जाता है। तो सिलेबस के लिए आपको वेट करना चाहिए। अभी जो GPSC का पैटर्न चल रहा है, जितनी भी वैकेंसी आती हैं, एग्जाम पैटर्न भले सेम रहे बट सिलेबस वो चेंज करके देते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा कि MBI का सिलेबस अलग था, AMBI का अलग था, फिर आपका AE का आया तो GWSSB AE का अलग था, GMB AE का अलग था। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार चेंज होके आएगा। कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस रहेंगे बट टेक्निकल वाला टेक्निकल ही रहेगा। थोड़ा कुछ चीज़ एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, कुछ चीज़ इंक्लूड कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो वो सब चीज़ें रहेंगी, वो बाद में हम लोग देखेंगे। बट अभी आप पढ़ने के लिए तो एकदम जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो, जो भी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट हो कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसका सोल्यूशन कर सकते हो। बुक्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, टेक्निकल में सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, जिससे आपको एग्जाम के पैटर्न, एग्जाम के लेवल, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें पता चले। उसके बाद खुरमी को एकदम एक्सक्लूड नहीं कर देना है, खुरमी भी आपको एक बार पढ़ लेना है थॉरोली, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। पहले बहुत ज़्यादा रेशियो हुआ करता था, अब थोड़ा रेशियो घट गया। पहले मान लीजिए 70% खुरमी रहती थी, तो अब मान लीजिए 30 से 40% खुरमी रहेगी, बट रहेगी। ESC के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ESC के 1 लाइनर्स जो होते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, मल्टीपल चॉइस वाले भी पढ़ लेने हैं। गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। 2 मार्क्स का थियरी का है तो कर लेना है। न्यूमेरिकल 2 मार्क्स वाला थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पे आने के चांसेस कम है। अगर आप कर सकते हो, टाइम है तो अच्छी बात है। YCT की बुक आती है प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन की, PSUs के, अच्छी बुक है, ज़रूर आपको करना चाहिए। सारे टॉपिक, सारे डायमेंशंस कवर कर लेती है ये बुक, तो होप्स हो कि आप इसको भी कर पाओगे। मेरे जो मैराथन क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको भी फॉलो कर पाओ। मैं भी अपने तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ किस तरीके से कंसाइज करके मटेरियल को आपको दिया जाए ताकि आप अच्छा कर पाओ। और जो लोग पढ़ के मेरे YouTube चैनल से जो लोग लास्ट टाइम MBI और AMBI दिए हैं, वो थोड़ा ज़्यादा इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिला था और मिलेगा भी, क्योंकि जो आप एनालिसिस करोगे खुद से, वो मैं बैठ के करता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, टेक्निकल के लिए भी, एक्ट एंड रूल के लिए भी। एक्ट एंड रूल के लिए मैं दूसरी कोई चीज़ रिकमेंड नहीं करता, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैंने किसी का पढ़ा नहीं और मैक्सिमम जगह मैंने देखा है, ये बड़ाई वाली बात नहीं है। शायद वो पहले स्टार्ट होने की वजह से हुआ हो कि मैंने पहले स्टार्ट किया था एक्ट एंड रूल। बहुत सारे MCQs मैंने बनाए, काफ़ी सारे जगह वो MCQs फ्लोट होते रहते हैं, मेरे वाले ही MCQ कई सारे लोग मुझसे पूछ के ले लेते हैं, कई सारे लोग मैंने फ्री में शेयर कर रखे हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो आप कहीं से भी पढ़ लो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोशिश करना प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन कर लें, आपके स्टेट के कर लें, जैसे राजस्थान के कर लें, बिहार के कर लें, महाराष्ट्र के मिल जाए तो कर लें। फिर मेरे जो PDF वो कर लें, मेरे लेक्चर कर लें, टेस्ट सीरीज कर लें। फर्दर भी हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, MCQ और सॉल्व कराऊंगा। जो चीज़ों में चेंजेज हो गया रहेगा, जिन बहुत सारे MCQs होते हैं, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, तो जो चेंजेज हो गए रहेंगे उस MCQ को भी चेंज कर लेंगे, उसका आंसर करेक्ट कर लेंगे।
गुजराती आपको अक्षर पब्लिकेशन से करनी है, प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन भी करना है। इंग्लिश अगेन आप अक्षर पब्लिकेशन से कर सकते हो। इंग्लिश के लिए कुछ और ऑप्शन मैं रिकमेंड करता हूँ, आप चाहो तो इनको भी फॉलो कर सकते हो। ये बुक भी अच्छी है और ये वाली बुक भी अच्छी है, ये वाली भी अच्छी है, जो भी आप लेना चाहोगे ले लो। गुजरात के पर्सपेक्टिव से देखें तो अक्षर पब्लिकेशन प्रिफरेबल है थोड़ा सा, क्योंकि वो समझते हैं यहाँ के एग्ज़ाम को और प्रीवियस ईयर किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ध्यान में रख के वो बनाते हैं, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। तो ये आपका पूरा बुक रहा है। अगर स्टिल कोई मन में डाउट है, कुछ और चीज़ें जानना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम पे पर्सनल ज्वाइन करना है @manu academy पे, @manu academy ऑफिशियल पे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हमारे AMBI का। AMBI का भी एग्जाम हुआ था, सारी क्राइटेरिया ऐसी ही रहने वाली है, कोई चेंजेज नहीं होगा, सिलेबस में भी कोई चेंजेज नहीं रहेगा, सब कुछ वैसे रहने वाला है। बस आप AMBI का सिलेबस उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पूरे MBI के सिलेबस का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है मेरे YouTube चैनल पे, PDF पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। डिप्लोमा होना चाहिए क्राइटेरिया में, डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बाकी सारी क्राइटेरिया एज इट इज़ है, कोई चेंजेज है नहीं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न नज़र आ रहा होगा। 125 मार्क्स, 75 मार्क्स, यहाँ पे गुजराती का भी टेस्ट होता है, बाकी इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये एग्जाम पैटर्न है। पिछले बार का कट ऑफ भी देख लेना, थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लेना कि किस तरीके से पढ़ना है। सीटें कम है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपके पास पड़ा हुआ है, सिलेबस आप देख पाओगे। AMBI का जो सिलेबस है, सॉरी यहाँ पे मैंने MBI लिख दिया हुआ है, बट ये AMBI का जो सिलेबस है वही रहने वाला है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। बुक्स में भी मैंने पिछली बार जो बताया वही सारी चीज़ें हैं। आप कहोगे कि कोई लेवल डिफरेंस नहीं होता है क्या AMBI में और ERTU में, तो मैं कहूँगा कि होता है, पर GPSC वाले कभी कभी भूल जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि AMBI का पेपर आपके MBI से भी और आपके ARTU से भी टफ आ जाता है ना, तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा लेवल पे तो आसान क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार 2019 में भी और 2021 में भी टफ पेपर बना था एज कंपेरिजन टू MBI, और 2019 का भी पेपर काफ़ी टफ था, काफ़ी न्यूमेरिकल दिए गए थे। तो ये चांसेस होता है कि अच्छा पेपर पूछ ले, तो आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आपको ESC भी करने हैं, आपको गेट भी करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा बेसिस पे है तो ये दोनों नहीं करने हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है करिए, कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ, बाकी आपकी एबिलिटी जो होगी वो आप करोगे ही करोगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।